गुरुकुल एकेडमी में एनुअल फंक्शन की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है। स्टूडेंट के पढ़ने वाले सारे पीरियड्स से 10-10 मिनट कम करके 0 पीरियड्स शुरू किया गया था, जो केवल प्रैक्टिस के लिए था। ये फंक्शन केवल मॉर्निंग शिफ्ट के स्टूडेंट के लिए होना था, इसलिए इवनिंग शिफ्ट के स्टूडेंट की क्लासेस वैसी ही चल रही थीं। तो स्कूल की पूरी फैकल्टी काफ़ी बिजी चल रही थी इस समय। इसी वजह से मान और कंगना का स्कूल में जो थोड़ा बहुत समय मिलना जुलना था, वो अब ना के बराबर था। प्रैक्टिस का पहला ही दिन था जब क्षमा मान के केबिन में आई। क्षमा, मान सर, एक प्लान ऑफ एक्शन बनाना पड़ेगा जिससे कि एक सिलसिलेवार काम हो सके। मान, वो मैंने बना लिया है, ये रही फाइल, आप देखिए और कोई बदलाव करने हो तो बताइए। क्षमा बिल्कुल सहज होकर, नहीं मान सर, आपको जैसा ठीक लगे। मान, ठीक है तो चलिए फिर साथ में एक बार देख लें कि कौन सा एक्ट किसके अंडर है और कौन कौन से रूम में रिहर्सल हो रही है। क्षमा और मान एक साथ अलग अलग रूम्स में जाकर प्रैक्टिस देखते हैं। ऐसे ही वो कंगना के प्रैक्टिस रूम में आते हैं, क्षमा दरवाजे पर ही रुकते हुए, आप जाइए मान सर, शायद कंगना मैम को हमारा साथ में होना अखर सकता है। मान उससे बिना कुछ बोले अंदर आकर कंगना की प्रैक्टिस देखता है और फिर बाहर आ जाता है। क्षमा उसके साथ चलने लगती है। क्षमा और मान ऐसे ही सारी रिहर्सल्स देखकर वापस मान के केबिन में आ जाते हैं। मान, जो भी टीचर्स प्रिपरेशन करा रहे हैं उनको प्रॉप्स की जरूरत होगी, इसकी भी एक अलग लिस्ट बनेगी। क्षमा, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग की भी लिस्ट बनेगी। मान, या राइट। क्षमा, आज तो पहला ही दिन है, एक हफ्ते बाद ही ये सारी लिस्ट बन पाएंगी। तब तक सारे टीचर्स भी डिसाइड कर लेंगे कि उन्हें कैसे प्रॉप्स और कॉस्ट्यूम्स चाहिए। मान, हमें एक रिंग भी देखनी है और स्टेज डेकोरेशन भी। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी चाहिए हमें जो बैक स्टेज संभाल सकें। अब कल ये सारे काम स्टार्ट हो जाएंगे। क्षमा, यस आई थिंक अब मुझे चलना चाहिए। मान, श्योर। क्षमा चली जाती है। मान उसको देखकर सोच में पड़ जाता है कि क्षमा वाकई में चेंज हो गई है या फिर सिर्फ ड्रामा कर रही है। मान और क्षमा साथ में काम करते हैं, लेकिन मान अपनी तरफ से एक भी शब्द क्षमा को नहीं कहता था। बस वो जितना पूछती उतना ही जवाब देता। इस बीच कंगना बिल्कुल सहज थी, उसको रत्ती भर भी ना ही फर्क पड़ रहा था और ना ही दिक्कत हो रही थी इस बात से कि मान अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ काम कर रहा है। मान भी उसके व्यवहार से अचंभित था, क्योंकि वो कुछ पूछती भी नहीं थी इस बारे में। मान के दिल में कंगना के लिए इज्जत दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन कंगना और मान डिनर के लिए बाहर जाते हैं। दोनों को साथ में अकेले समय बिताए बहुत दिन हो गए थे। डिनर ऑर्डर करके मान कंगना को ध्यान से देखने लगता है। कंगना, क्या हुआ मान, ऐसे क्यों देख रहे हैं? मान, देख रहा हूँ कि कितना खूबसूरत तुम्हें भगवान जी ने बनाया है। कंगना की नज़र शर्म से झुक जाती है। मान, कन्नू मेरी तरफ देखो ना। कंगना अपनी नज़र ऊपर उठाती है। कंगना, मान प्लीज डोंट मेक मी ब्लश। मान, अच्छा, और जो तुम शर्माकर मेरे दिल की धड़कन बढ़ा रही हो उसका क्या? कंगना, आप ही तो मुझे मजबूर कर रहे हैं शर्माने के लिए। मान, हम वैसे तुम बहुत प्यारी हो। मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी लाइफ में कभी इतना लकी भी हो पाऊंगा कि मुझे तुम जैसी पत्नी मिलेगी, इतनी सुंदर, सुशील, संस्कारी। कंगना, अरे बस बहुत हो गया, लग ही नहीं रहा कि तारीफ कर रहे। ऐसा लग रहा है कि कोई हिंदी टीचर अलंकार पढ़ा रहा है। मान इस बात पर हंस दिया। खाना खाने के बाद दोनों लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते हैं। मान ने अपनी कार की सनरूफ खोल दी थी और दोनों ही रात की मध्यम हवा का आनंद लेने लगे। कंगना, मान आप जरा भी टेंशन ना लें, मैंने अपनी आंखों में अपने लिए लॉयल्टी देखी है, जो किसी भी तरह का अंदेशा अपने दिमाग में ना लाएं। मान, कंगना, तुम्हें तुम्हें कैसे पता चला कि मैं क्षमा को लेकर तुमसे बात करना चाहता हूँ? कंगना, बहुत सादा और साफ दिल है आपका मान, आपका चेहरा सब बताता है मुझे। मान की आंखों में ये बात सुनकर नमी आ गई। कंगना, मान गाड़ी साइड में लगा दीजिए, रोते हुए रास्ता दिखाई नहीं देगा। मान के चेहरे पर तुरंत एक मुस्कान तैर गई। दूसरे दिन मान और क्षमा को कॉस्ट्यूम डिजाइनर से मिलने उसके बुटीक जाना था। मान कंगना को ये बात बताकर क्षमा को लेकर निकल गया। दोनों ही शांत थे। डिजाइनर से मिलकर क्षमा ने उसको स्कूल आने के लिए कहा। सब कुछ फाइनल करके मान और क्षमा वापस लौट रहे थे। क्षमा, मान इतनी जल्दी कैसे तुमने मूव ऑन कर लिया? तुम्हें मेरी याद नहीं आती? यहाँ तक कि मेरे लिए लाया हुआ प्लेटिनम ब्रेसलेट भी तुमने कंगना को पहना दिया। क्यों मान, इतनी जल्दी कैसे? मान क्षमा की बात सुनकर बिल्कुल चौंक जाता है।
उसको उलझन होने लगती है, इसलिए वो कार साइड में लगा देता है। मान क्षमा की तरफ देखते हुए, तुम अभी भी वहीं अटकी हुई हो क्षमा? क्षमा एक फीकी हंसी हंसते हुए, मेरे लिए तुम्हारे साथ बिताए लम्हे मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे थे। मैं चाह कर भी वो सब नहीं भुला पा रही। माँ ने एक गहरी सांस लेते हुए, मुझे तो अब ये भी याद नहीं कि मैं कंगना के बिना जिंदगी कैसे जी रहा था। क्षमा एक बार फिर हंस देती है, शायद मैं तुम्हें डिजर्व ही नहीं करती, लेकिन क्या हम फिर से दोस्त नहीं बन सकते? मान क्षमा की बात सुनकर सक पका जाता है, लेकिन ज्यादा कुछ न बोलकर गाड़ी आगे बढ़ा देता है। क्षमा, तुमने जवाब नहीं दिया मानू। मान, पहली बात क्षमा, मुझे मान बुलाओ। मुझे मानू बुलाने का तुम्हें कोई हक नहीं है। क्षमा, लेकिन मान, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। दूसरी बात, अगर कंगना ने कहा कि मैं तुमसे दोस्ती कर सकता हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्षमा एक व्यंग्यात्मक मुस्कान हंसते हुए, तुम तो बिल्कुल दीवाने हो गए हो उसके। आई मीन कम ऑन मानू। मान, माइंड योर वर्ड्स। क्षमा, मान, मैं तुम्हारे लिए मान हूँ बस। क्षमा थोड़ी तेज आवाज में, मेरा जो मन करेगा वो मैं तुमको बुलाऊंगी। हमारे बीच इतना कुछ था तो एक झटके में सब कैसे खत्म हो सकता है? मान के चेहरे पर हंसी तैर जाती है। वो बिल्कुल नॉर्मल होकर बोलता है, एक झटके में सब कैसे खत्म हो सकता है? राइट। क्षमा, एक झटके में कैसे हम सब, हमारे बीच खत्म कैसे हो गया? कैसे क्षमा? क्षमा का सिर झुक जाता है और वो कोई जवाब नहीं देती। मान फिर एक धमकी भरे अंदाज में, और आइंदा से मुझे अगर मानू बुलाया ना तो दादाजी से कहकर स्कूल से तुम्हारा बोरिया बिस्तर समेटवा दूंगा, समझी तुम? फिर पूरे रास्ते क्षमा शांति रहती है। मान उसको लेकर स्कूल पहुंचता है और दोनों फिर अपने काम में बिजी हो जाते हैं। रात में सुख सदन में जब सब साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं, तब मान अपने और क्षमा के बीच हुई सारी बात सबको बताता है। रिधिमा, देखो मान, ये हम सबको पता है, क्षमा केवल तुमको पाने के मकसद से ही वापस आई है, लेकिन तुम उसको जितना कॉर्नर करने की कोशिश करोगे वो उतना ही भड़केगी। ये तुम्हारे और कंगना दोनों के लिए ही खतरनाक हो सकता है। मेरे हिसाब से तुम्हें उससे दोस्ती कर लेनी चाहिए, इससे वो शांत भी रहेगी और हो सकता है सुधर भी जाए। आरती, हाँ बिल्कुल सही। वैसे अंतिम फैसला तो तुम्हारा और कंगना का ही होगा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि उस लड़की को ज्यादा भड़काने का कोई फायदा नहीं है। मान, दादाजी हम उसे स्कूल से बाहर क्यों नहीं कर देते? आर्यन, मैंने मना किया था डैड को। क्षमा की मेंटल स्टेट मुझे ठीक नहीं लगती। उस लड़की के अंदर जिद कूट कूट कर भरी है। पहले अमेरिका जाकर अपने आप को बदलना और तुम्हें दूर करना, और फिर यहाँ आकर तुम्हें वापस पाने की कोशिश करना। क्षमा जितना तुम्हारे नजदीक रहेगी मान, उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। एटलीस्ट तुम उसके एक्शन को देख पाओगे। मान, ओह तब तो मुझे उससे केयरफुल रहने की जरूरत है। डिनर खत्म करके मान और कंगना बेड पर लेटे हुए थे। मान, कंगना, मुझे क्षमा से दोस्ती कर लेनी चाहिए। कंगना, बिल्कुल, आज सबकी बातें सुनकर मुझे भी ये लगता है, लेकिन मान, क्षमा इंटेलिजेंट है और टैलेंटेड भी, हो सकता है वो सुधर जाए और अपनी जिद छोड़ दे। मान, होप सो। अच्छा ये सब बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ, आज तो मॉर्निंग शिफ्ट खत्म होने के बाद मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? कंगना हंसते हुए, मान, मेरा डांस एक्ट 50% कंप्लीट हो गया है। आगे के स्टेप्स और एंडिंग के बारे में सोच रही थी, इसलिए नहीं आ पाई। मान ने कंगना को एक झटके से अपने करीब खींच लिया। ओए मिस मल्होत्रा, सारी चीजें एक तरफ, लेकिन मुझे इग्नोर करना आपको बहुत भारी पड़ेगा। आइंदा ये हरकत ना हो, समझी आप? कंगना अपने दोनों कान पकड़कर, सॉरी मान, यू शुड बी। कंगना मान के सीने में अपना सर टिकाकर सो जाती है। दूसरे दिन स्कूल पहुंचकर मान और क्षमा एक दूसरे से मिलते हैं। दोनों ही गेस्ट रूम में जाकर कॉस्ट्यूम डिजाइनर टीना शर्मा का वेट करते हैं। उनके आते ही मान और क्षमा एक एक करके सारे एक्ट्स के टीचर को बुलाकर टीना से बात करवाते हैं। सबसे अंत में कंगना को बुलाया जाता है। कंगना के आते ही क्षमा मान के पास से उठकर दूसरी कुर्सी पर बैठ जाती है। टीना, जी मैम, किस तरह की ड्रेस चाहिए आपको अपने एक्ट के लिए? कंगना, मुझे लड़कियों के लिए सरारा सलवार और शर्ट कुर्ती चाहिए और लड़कों के लिए धोती कुर्ता। कंगना सारी बात टीना को समझाती है। टीना, ओके मैम, मैं एक हफ्ते बाद सैंपल लेकर आऊंगी। कंगना, श्योर। टीना, वैसे मैम बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? कंगना, जी बिल्कुल कहिए, बेहिचक होकर। टीना, बहुत प्यारी और सुंदर शख्सियत है आपकी। कंगना हैरान होकर, जी? टीना, मुझे अपने बुटीक के प्रमोशन के लिए आए दिन लोकल मॉडल्स की जरूरत होती है। क्या आप मेरे बुटीक के लिए मॉडलिंग करेंगी? प्लीज मैम,
उससे बहुत बड़ा फेवर हो जाएगा। कंगना अभी भी थोड़ा सा शंकित थी। जी जी वो मैं घर पर बात करके आपको बताऊंगी। टीना ओके बट प्लीज ट्राई करिएगा कि जब आप हाँ ही हो। कंगना मुस्कुराकर चली जाती है। इधर मान अंदर ही अंदर प्रफुल्लित हो जाता है। कंगना की तारीफ सुनकर क्षमा मान को कुछ सोचता हुआ और मंद मंद मुस्कुराते देखकर दुखी हो जाती है और टीना को बाहर तक छोड़ने के लिए निकल जाती है। वापस आकर क्षमा मान के केबिन में जाती है। क्षमा मान सर, हम लोगों को एक बैंड भी बुक करना है। मान हम साहिल से बात करता हूँ, उसको जरूर पता होगा। क्षमा वैसे मान सर आपकी वाइफ। मान मिस क्षमा प्लीज अभी स्कूल में तो बिल्कुल नहीं, फ्री होकर बात करेंगे। क्षमा दिल में एक टीस लेकर बाहर आ जाती है। मान साहिल को ढूंढने के लिए निकल जाता है। साहिल क्लास ले रहा था, इसलिए मान स्कूल के बाकी काम देखने लगता है। साथ ही साथ वो क्षमा के बारे में भी सोच रहा था। उसको याद आता है कि क्षमा ने अपने पेरेंट्स के बारे में मान को ज्यादा नहीं बताया था। एक दो बार ही मान की बात क्षमा के पेरेंट्स से हुई थी। एक बार वीडियो कॉल भी क्षमा ने करवाया था, लेकिन तब भी मान को क्षमा के पेरेंट्स ज्यादा समझ में नहीं आए थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फॉर्मल और डिसइंटरेस्टेड लगते थे मान के लिए। क्षमा अब अनसुलझी पहेली बन गई थी। मान साहिल से ऑर्केस्ट्रा के लिए बात करता है। साहिल अपने कुछ फ्रेंड्स को कॉल करके पता लगाने के लिए बोलता है। इवनिंग शिफ्ट पूरी होने के बाद मान बाहर पार्किंग में अपनी गाड़ी के पास खड़ा होकर कंगना का वेट कर रहा होता है। वहां क्षमा आकर अपनी गाड़ी अनलॉक करती है। क्षमा और मान की नजरें आपस में टकराती हैं। क्षमा मान के पास आकर मान प्लीज मान जाओ ना दोस्ती के लिए। मान मुझसे दोस्ती करके तुम्हें क्या मिलेगा क्षमा। इतने में कंगना आ जाती है और दोनों के पास आकर मान बाहर वेट कर रही हूँ। मान कंगना की कलाई पकड़कर रुको कन्नू, क्षमा मुझसे दोस्ती करना चाहती है, तुम्हारी उसमें क्या राय है। कंगना हैरानी से मान को देखती है, जो उसको देखकर मुस्कुरा रहा होता है। फिर क्षमा को देखती है, जो बिना किसी एक्सप्रेशन के उसको देख रही थी। कंगना इसमें मेरी राय से क्या मतलब है मान, जैसा आपको ठीक लगे। मान क्षमा लेकिन तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि मुझसे दोस्ती करके तुम्हें क्या मिलेगा। क्षमा मेरा गिल्ट खत्म हो जाएगा, मुझे थोड़ी आत्मिक शांति मिलेगी। मान ठीक है, अगर सच्चे दिल से मुझसे दोस्ती करना चाहती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान क्षमा की तरफ हाथ बढ़ाते हुए हाय आई एम मान मल्होत्रा। क्षमा हंसते हुए उसका हाथ थाम लेती है। आई एम क्षमा श्रीवास्तव। क्षमा फिर कंगना की तरफ रुक करके आई एम सॉरी कंगना फॉर माई बिहेवियर, मैं तुमसे भी फ्रेंडशिप करना चाहती हूँ। कंगना इट्स ओके। क्षमा कंगना को एक टाइट हग कर देती है। कंगना थोड़ा सा पका जाती है, लेकिन चेहरे पर खुशी जाहिर करती है। कुछ देर और बात करके मान कंगना को लेकर निकल जाता है। दिन गुजरते हैं। मान और क्षमा की दोस्ती से अब मान और कंगना क्षमा से काफी नॉर्मल हो गए थे। मान को भी अपने दिल में काफी सुकून मिल रहा था। वो क्षमा के साथ अब फ्री होकर बात करता है और दोनों ही एनुअल फंक्शन की तैयारी बहुत अच्छे से कर पा रहे थे। देखते ही देखते स्कूल के एनुअल फंक्शन का दिन भी आ गया। उस दिन इवनिंग शिफ्ट की क्लासेस बंद थीं और उन स्टूडेंट्स को भी अपने पेरेंट्स के साथ इनवाइट किया गया था। फंक्शन बहुत ही जबरदस्त था। लाइटनिंग, साउंड्स, एक्ट्स, परफॉर्मेंस सारे बहुत टॉप क्लास के थे। सभी ने भरपूर एंजॉय किया और गुरुकुल एकेडमी की सारी फैकल्टी को जी भरकर सराहा। मान और साहिल की फैमिली आज बहुत खुश थी। सभी के चेहरे पर एक गरिमामयी मुस्कान थी। फंक्शन ओवर होने के बाद स्कूल की फैकल्टी एक साथ डिनर कर रही थी। क्षमा, साहिल, मान और कंगना भी एक साथ बैठे हुए अपने खाने की प्लेट्स लेकर मान एवरीवन 3 चेयर्स ऑफ अस, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। मान कंगना का हाथ थामते हुए कन्नू आज दादाजी और दादी जी के चेहरे की खुशी देखकर बहुत सुकून मिल रहा है। कंगना सच में आज बहुत अच्छा लग रहा है हमारी फैमिली को इस तरह देखकर। साहिल बस हमारा गुरुकुल एकेडमी ऐसे ही प्रगति करता रहे। क्षमा बिना कुछ बोले खाना खा रही थी। साहिल वैसे मिस क्षमा आपकी फैमिली कहाँ रहती है, आई मीन आप कहाँ से हैं। क्षमा के चेहरे पर नागवारी साफ दिख रही थी। मैं मुंबई से हूँ, मेरे पेरेंट्स भी वहीं रहते हैं। साहिल ओ आई सी, और कौन है घर पर आपके। क्षमा थोड़ा चिढ़कर, इससे आपको क्या लेना देना है मिस्टर साहिल। साहिल हंसते हुए, नहीं लेना देना तो कुछ नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही आपसे बात करके आपको कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रहा था। आप बहुत अलग थलग सी रहती हैं ना, मान और भाभी जी के अलावा किसी से बात भी नहीं करती। क्षमा मैं शुरू से ही ऐसी ही हूँ, है ना मान।
मान इस समय कंगना से बात करने में बिजी था, इसलिए उसका ध्यान क्षमा पर नहीं था। साहिल, वो अपनी बैब के साथ बिजी है, आप तब तक मुझसे बात कर सकती हैं। क्षमा घूरकर साहिल को देखती है और फिर अपने खाने की प्लेट उठाकर चली जाती है। उसके जाते ही मान, कुछ पता चला? साहिल, कहाँ यार, मोहतरमा कुछ तुनक मिजाज रखती हैं, लेकिन इसके साथ कुछ गड़बड़ है जरूर। कंगना, क्या हम डिनर एंजॉय करें? मान, बिल्कुल। दूसरे दिन सबकी लाइफ पहले की तरह हो जाती है। क्षमा और मान की बात भी अब कम होती थी। इसी बीच कंगना को वापस से बुटीक की तरफ से मॉडलिंग के लिए कॉल आया। मान ने इसके लिए अपनी रजामंदी भी दे दी। बाकी सब घर वाले भी कंगना को मिले इस ऑफर से बहुत खुश थे। संडे के दिन कंगना मान के साथ बुटीक जाती है। टीना उन दोनों को देखकर बहुत खुश होती है। कंगना फिर तरह तरह के आउटफिट पहनकर फोटो शूट कराती है। कंगना को देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये सब चीजें उसके लिए नई हैं। वो बहुत सुंदर भी लग रही थी और लाजवाब एक्सप्रेशन भी दे रही थी। मान भी उसको देखकर अचंभित हो रहा था। फोटो शूट ओवर होने के बाद कंगना मान के पास आती है। टीना वहां उन दोनों को सी ऑफ करते हुए, थैंक्स अ लॉट कंगना, मुझे आगे भी अगर जरूरत हुई तो तुम्हें कांटेक्ट जरूर करूंगी। कंगना कुछ नहीं कहती, लेकिन मान बोलता है, श्योर एनी टाइम। टीना, स्कूल में आप दोनों इतने प्रोफेशनल्स तरीके से रहते हो कि कोई भी नहीं कह सकता था कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो, लेकिन कमाल का कपल बनाते हो आप दोनों। कंगना खुश होकर, थैंक यू मान, मुझे इस पूरे फोटो शूट की वीडियो और सारी फोटोज चाहिए। टीना, श्योर। वैसे कंगना, ये रहा तुम्हारा चेक आज के सूट के लिए। कंगना चेक लेते हुए, थैंक यू, अब चलते हैं हम लोग। वो दोनों जैसे ही अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं, उनको क्षमा दिख जाती है। क्षमा मान और कंगना के पास आती है। क्षमा, तुम दोनों यहाँ? मान, हाँ वो। क्षमा, अच्छा, आज फोटो शूट था ना कंगना का? कंगना, हाँ, वैसे तुम यहाँ? क्षमा, मैं तो यहाँ मॉल में शॉपिंग करने आई थी। मान, ग्रेट, सी यू लेटर। क्षमा, बाय। मान कंगना का हाथ पकड़कर निकलने लगता है। क्षमा, तुम लोगों को कुछ काम है क्या? कंगना रुकते हुए, नहीं क्षमा, क्यों? क्षमा मुस्कुराते हुए, तो चलो लंच साथ में करते हैं। मान, श्योर, बताओ कहाँ चलना है? क्षमा, पायरेट्स ऑफ ग्रिल। मान, ओके डन। मान कंगना को लेकर अपनी गाड़ी में बैठता है और गाड़ी स्टार्ट करता है। कंगना, मुझे तो लगा था कि आप मना कर देंगे। मान, कंगना, मुझे क्षमा का बिहेवियर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसको कैसे पता चला कि तुम्हारा फोटो शूट है आज और ये मॉल में शॉपिंग करने आई थी, तो गाड़ी इसने टीना के बुटीक के पास क्यों पार्क की? कंगना मान की बातों से खिसिया कर रह जाती है। अरे यार मान, आप भी ना, पता नहीं क्या ही दिक्कत है आपकी। मान अपने दोनों आईब्रोज उठाकर, यार तुमने मुझे यार कहा। कंगना खिलखिलाते हुए, बुरा लगा तो आई एम सॉरी। मान, नहीं नहीं, बुरा क्यों लगेगा, अच्छा लगा कि मेरी वाइफ मुझसे अब पूरी तरह से फ्री होने लगी है। कंगना मुस्कुरा दी। मान और कंगना जब रेस्टोरेंट पहुंचे तो वहां क्षमा पहले से ही एक टेबल पर बैठी थी। कंगना और मान भी उसी टेबल पर आकर बैठ गए। खाना खाते वक्त क्षमा ने मान और कंगना से उनकी फर्स्ट मीटिंग, दोस्ती, शादी से जुड़े सवाल किए। कंगना तो बहुत खुशी खुशी सारे जवाब दे रही थी, लेकिन मान ज्यादा नहीं बोल रहा था। कुछ देर बाद मान ने कहा, क्षमा अब तुम बताओ, इंडिया वापस कब आई? क्षमा थोड़ा संकोच से, वो बस अभी जब स्कूल ज्वाइन किया तभी आई थी। मान, आई सी, तुम डायरेक्ट लखनऊ आ गई। वैसे तुम हमारे स्कूल की लैंड के ओनर को कैसे जानती हो? क्षमा, अंकल और मेरे पापा बहुत अच्छे दोस्त हैं। मान हैरानी से, ये तो बहुत बड़ा इत्तेफाक है, कमाल की बात है ना कंगना? कंगना को मान की बातों का मतलब बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था, इसलिए बस वो मुस्कुरा रही थी। मान, क्षमा, तुम सच में सारी जिंदगी बस स्कूल की ट्रस्टी बनकर रहना चाहती हो? तुम्हारे पास इतनी अच्छी डिग्री है, काबिलियत है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम इससे ज़्यादा बेटर डिजर्व करती हो? क्षमा पूरे कॉन्फिडेंस से, नहीं, मुझे अब इसी काम में मज़ा आ रहा है। आई लाइक इट हियर नाउ। मान, ओह दैट्स स्ट्रेस। कंगना फिर कुछ हल्की फुल्की बातें शुरू कर देती है। लंच खत्म करके मान और कंगना क्षमा से विदा लेते हैं। घर वापस आकर मान और कंगना फ्रेश होते ही बाहर डाइनिंग एरिया में इवनिंग टी के लिए आते हैं। कंगना, दादाजी, हमें क्षमा से रिलेटेड कुछ बताना है आप लोगों को। संजय, कहो। कंगना, मुझे ये लड़की कुछ गड़बड़ लग रही है। संजय, मतलब? मान, जब मैं पहली बार कंगना के साथ परकसन गया था, वहां पर मुझे क्षमा की पहली झलक मिली।
फिर इसने मुझे कॉल्स करना शुरू किया। इसका स्कूल आकर सीधे सीधे मुझे चैलेंज करना, स्कूल ज्वाइन करना, उसके बाद सुधर जाना, ये सब मुझे बहुत अजीब लग रहा है। आरती, मुझे तो ये लड़की शुरू से ही अजीब लगती है। मैं कब से कह रही हूँ संजय को कि अपने पॉलिटिशियन दोस्त रंजीत जी से बात करके इसको कोई और जॉब दे दें, लेकिन ये सुनते ही नहीं। संजय, ओहो, मैं रंजीत से बात करके देखता हूँ, हो सकता है कोई हल निकल आए। अब ये बातें फ़ोन पर तो करना ठीक नहीं होगा, मैं उससे मिलने जाऊंगा अब। कंगना, आजमान की बातें ध्यान से सुनकर मुझे भी उस पर शक होने लगा है। रिधिमा आर्यन आ जाएं, फिर मिलकर कुछ हल निकालते हैं। रात में डिनर के टाइम आर्यन से बात करके सब डिसाइड करते हैं कि कुछ दिनों में आर्यन और संजय जी रंजीत से मिल लेंगे। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। स्कूल में क्षमा मान से ज़्यादा कंगना के नज़दीक आ रही थी। ये बात मान को बहुत परेशान कर रही थी। उसने कंगना को सख्त हिदायत दी थी कि क्षमा से ज़्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है, और कंगना अपने हिसाब से उससे दूर ही रहती थी। लेकिन फिर भी मान उसको लेकर बहुत टेंशन में रहता था। उसकी टेंशन देखकर ही आर्यन और संजय जी एक दिन अपॉइंटमेंट लेकर रंजीत जी के घर पहुंचे। रंजीत जी ने दोनों का ही स्वागत बहुत गर्मजोशी से किया। रंजीत, क्या यार संजय, पूरे 1 साल के बाद मिल रहे हो। तुमने तो हमारी दोस्ती को बिल्कुल बिजनेस बना दिया है। हर समय हर महीने 1 तारीख को 2 लाख रुपए मेरे अकाउंट में पहुंचा देते हो। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बचा है हम दोनों के बीच। संजय, अच्छा, इसलिए तुमने मेरी जासूसी के लिए एक ट्रस्टी को भेजा है? हूँ। रंजीत हैरान होते हुए, ट्रस्टी? कैसा ट्रस्टी? मैंने तो किसी को नहीं भेजा। आर्यन और संजय जी ये सुनकर बिल्कुल शॉक हो गए। आर्यन, सर बट आपने ही तो डैड से बात की थी ट्रस्टी को भेजने की। रंजीत, बेटा मेरी बात मानो प्लीज, मैंने किसी को नहीं भेजा है। गुरुकुल एकेडमी मैं क्यों भेजूंगा? आखिर ट्रस्टी का स्कूल में क्या काम? संजय, यार रंजीत, बहुत बड़ा मैटर हो गया है। आर्यन और संजय जी रंजीत को सारी बात बताते हैं। रंजीत, माय गॉड, ये तो बहुत सीरियस मैटर है संजय, लेकिन तुमने बिना जांच पड़ताल के उस लड़की को हायर क्यों किया? संजय, मुझे तुम्हारे ऑफिस से फोन आया था, तुम्हारे सेक्रेटरी रोहन का, उसका नंबर भी मेरे पास सेव्ड है, तो इसलिए मुझे कोई डाउट हुआ ही नहीं। रंजीत जी फौरन रोहन को बुलाते हैं। रोहन रंजीत जी के पास 24% 7 जॉब करता था। रोहन मान के आसपास की ही उम्र का यंग और टैलेंटेड लड़का था। उसको रंजीत जी एक अनाथ आश्रम से लाए थे। उसको पढ़ा लिखा कर रंजीत जी ने इस काबिल बना दिया कि वो उनका सेक्रेटरी होने का कार्यभार आराम से संभाल सके। रोहन तुरंत ही उनके पास आ गया। उनके आते ही संजय जी और आर्यन के पांव छूकर, क्योंकि वो संजय जी की फैमिली को बचपन से देखता आ रहा था। रंजीत, बैठो रोहन। संजय का कहना है कि पिछले महीने तुमने मेरी तरफ से एक ट्रस्टी को भेजा था स्कूल। रोहन बिल्कुल हैरान हो जाता है। सर, ट्रस्टी? नहीं, बिल्कुल नहीं, आपने तो कुछ ऐसा मुझसे बोला ही नहीं था सर। रंजीत, संजय मुझे इस पर पूरा भरोसा है। संजय, भरोसा तो मुझे भी है इस पर रंजीत, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आर्यन, डैड डोंट वरी, मुझे बताइए शुरू से कि आपने क्षमा को कैसे हायर किया। संजय, मुझे रोहन के नंबर से कॉल आया था कि रंजीत सर ने एक ट्रस्टी को हायर किया है स्कूल के लिए, जिसकी सैलरी वगैरह सब रंजीत ही देगा। दूसरे दिन क्षमा मुझसे मिलने आई। मैं उसको देखकर बिल्कुल शॉक था। उसने मुझे बाकायदा रंजीत का स्टाम्प किया हुआ अपॉइंटमेंट लेटर दिखाया। मैंने उसको रख लिया, लेकिन फिर मान ने कंप्लेंट की कि क्षमा उससे पर्सनल हो रही है। तो फिर मैंने रोहन को कॉल किया, लेकिन रोहन ने जवाब दिया कि रंजीत सर बिजी हैं, और इसने मुझे रंजीत की तरफ से मैसेज दिया कि ट्रस्टी का काम और लिमिटेशन मुझे तय करने की आज़ादी है। बस और कोई बात नहीं हुई है तब से, न ही रोहन से न ही रंजीत से। रोहन बुरी तरह से परेशान था। सर, मेरा यकीन मानिए कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये सब बातें तो संजय सर ने कही, ये मुझसे नहीं हुई हैं। संजय, रोहन बेटा, लेकिन मुझे कॉल से तुम्हारे नंबर से ही आए थे। रोहन बिल्कुल घबरा गया और सर पर हाथ रखकर बैठ गया। रंजीत, संजय टाइम वेस्ट मत करो, फौरन चलो और क्षमा के अगेंस्ट FIR दर्ज कराओ। चलो मेरे साथ अभी। आर्यन, हाँ डैड, चलिए वरना कहीं देर ना हो जाए। सब मिलकर लोकल पुलिस स्टेशन जाकर FIR दर्ज कराते हैं। पुलिस रंजीत जी के प्रेशर में आकर
फौरन छानबीन शुरू कर देती है, लेकिन क्षमा को ढूंढने का कोई भी रास्ता पुलिस को समझ नहीं आ रहा था। क्षमा ने स्कूल में कोई भी आईडी प्रूफ सबमिट नहीं किया था और फ़ोन नंबर उसका ट्रैक करने पर जो एड्रेस मिला, उस घर पर पहुंचने के बाद उनको जो पता चला उससे उनके होश उड़ गए। उस घर में नॉक करने पर एक लेडी निकली जो आर्यन की उम्र की होगी। इंस्पेक्टर जी, हमें क्षमा श्रीवास्तव से मिलना है। लेडी नाम सुनकर बिल्कुल सहम गई थी कि किससे मिलना है। इंस्पेक्टर क्षमा क्षमा श्रीवास्तव कहाँ है वो इस समय? लेडी क्षमा क्षमा तो पीछे से एक मान की उम्र का लड़का आया। लड़का क्या हुआ मॉम? कौन? पुलिस जी कहिए। इंस्पेक्टर हमें क्षमा श्रीवास्तव से मिलना है, कहाँ है वो? इसी वक्त बुलाइए। लड़का भी हैरान परेशान हो जाता है। दी तो। इंस्पेक्टर खिसियाकर डोंट वेस्ट माई टाइम, कॉल हर नाउ। लड़का दी की डेथ हुए 4 साल हो गए हैं। इंस्पेक्टर व्हाट? आर्यन आपकी दी का नाम क्षमा श्रीवास्तव है? लड़का जी। वहाँ खड़े सारे लोग अब परेशान हो जाते हैं। इंस्पेक्टर हमें फोटो दिखाइए क्षमा की। लड़के की माँ उन सबको अंदर बुलाकर क्षमा की फोटो दिखाती हैं। संजय क्षमा ये तो क्षमा ही है, लेकिन ये सबका दिमाग चकरा जाता है। इंस्पेक्टर आई एम सॉरी मैम, आपका नाम और इनकी डेथ कैसे हुई थी? लेडी रोते हुए दृष्टि श्रीवास्तव नाम है मेरा और क्षमा ने सुसाइड किया था। इंस्पेक्टर लेकिन क्यों दृष्टि जी? लड़का अपनी माँ को संभालते हुए दी फॉरेन जाकर पढ़ना चाहती थी, लेकिन एग्जाम क्लियर नहीं कर पाई थी। इंस्पेक्टर तुम्हारा नाम और इनकी डेथ कहाँ हुई थी? लड़का आई एम क्षितिज, दी की डेथ रेलवे ट्रैक पर हुई थी और साथ में सुसाइड नोट मिला था। इंस्पेक्टर क्षितिज वो सुसाइड नोट अभी है तुम्हारे पास? क्षितिज जी मैं अभी लेकर आता हूँ। क्षितिज वो सुसाइड नोट लाकर इंस्पेक्टर को दे देता है। इंस्पेक्टर अब आप पूरा केस सुनिए। इंस्पेक्टर सारी स्टोरी क्षितिज और दृष्टि को नरेट करते हैं। पूरी बात सुनकर वो दोनों भी स्तब्ध हो जाते हैं। इंस्पेक्टर रंजीत जी, संजय जी आप लोग जा सकते हैं। मैं पूरी पड़ताल करने के बाद आप दोनों को कॉल करूंगा। सब बाहर आते हैं और अभी भी सकते में हैं। रोहन मतलब ये सब कुछ एक भूत ने किया? रंजीत व्हाट नॉनसेंस, तुम जैसा पढ़ा लिखा लड़का ये फालतू बात करेगा तो बाकी सभी भी यही सोचेंगे। रोहन लेकिन सर। रंजीत रात के 11:30 बज रहे हैं, लेट बहुत हो गई है। संजय आर्यन बेटा घर जाओ और टेंशन ना लो, इस केस में मैं तुम्हारा पूरा सहयोग दूंगा। संजय जी और आर्यन घर लौटकर सबको सारी बात बताते हैं। सारी बातें सुनकर सब सकते में आ जाते हैं। रिधिमा आर्यन आर्यन रिधिमा बहुत कुछ गलत हो चुका है। शायद हमारा मान एक मुसीबत में पड़ते पड़ते बचा है। आरती बहुत संयम और धैर्य से काम लेना है हम लोग को। कंगना और मान बच्चों बी स्ट्रांग, सब ठीक हो जाएगा। मान और कंगना कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थे। रिधिमा और आर्यन उनको रूम तक छोड़ने जाते हैं। बहुत देर तक दोनों लोगों को समझाकर वो चले जाते हैं। अपने मॉम डैड से बात करके मान और कंगना को कुछ ठीक लगने लगता है। कंगना उन दोनों के जाते ही मान के सीने से लग जाती है। ये पहला मौका था जब कंगना ने मान को छुआ था, वरना हमेशा मान ही पहल करता था। कंगना बहुत देर तक मान के गले से लगी रही। मान आहिस्ते से उसके बाल सहलाते हुए क्या हुआ कन्नू? कंगना धीरे से आई एम सॉरी, मैंने आपकी बातों को सीरियसली नहीं लिया। मुझे नहीं पता था कि वो लड़की इतनी खतरनाक हो सकती है। मान ये बात तो मुझे भी नहीं पता थी, लेकिन आखिर ये लड़की है कौन? कंगना मान से अलग होते हुए मान आपको क्या लग रहा है? मान ने कंगना को बेड पर लेटाया और खुद भी लेट गया। फिर उसने कंगना का सिर अपने सीने पर रखा। माँ ने एक गहरी सांस लेकर सो जाओ कंगना, रात बहुत हो गई है, ये कहकर मान ने कंगना का माथा चूम लिया। ये पहली बार था जब मान ने उसको अपने होठों से स्पर्श किया था। कंगना के अंदर शर्म, हैरानी, खुशी, घबराहट, प्यार एक साथ मरने लगा। इसीलिए उसने अपनी आंखें बंद करने में ही भलाई समझी। लेकिन मान उसकी हालत अच्छे से समझ रहा था, क्योंकि कंगना के दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। 1 घंटे बाद जब मान को लगा कि कंगना गहरी नींद में है, तो उसने उसका सिर आहिस्ते से अपने सीने से हटाकर तकिए पर रख दिया। साथ ही उसके हाथ के नीचे भी एक तकिया रख दिया, जिससे कि उसको मान की गैर मौजूदगी का एहसास ना हो। मान टेरेस पर आकर साहिल को कॉल करता है। साहिल भी थोड़ी देर बाद टेरेस पर आ जाता है। मान साहिल को सारी बात बताता है। सब सुनकर साहिल का चेहरा देखने लायक था। साहिल माय गॉड, ये सब क्या बवाल चल रहा है तुम्हारी लाइफ में? मान पता नहीं यार, ये क्या हो गया। वैसे क्षमा इस समय कहाँ है?
साहिल, ये बात तो भावेश ही जानता होगा। मान, कॉल करके पूछो। साहिल कॉल करता है। साहिल, भावेश क्षमा की लोकेशन। ओके, हाँ नज़र रखना उस पर। यस, बाय, गुड नाइट। मान, क्या कह रहा है? साहिल, क्षमा तो उसी घर में है जहाँ वो रहती है। मेरे ख्याल से उसको आज होने वाली बातों का कुछ पता नहीं है। मान, वाह एक्सीलेंट। साहिल, अब मान बहुत स्मार्ट है वो। साहिल, उसको ये बात डेफिनेटली पता होगी कि एक न एक दिन दादाजी और रंजीत बाबा एक दूसरे से मिलेंगे जरूर। इसके लिए उसने कुछ प्लान भी बनाकर रखा होगा। मुझे लगता है कि हमें उसके बारे में पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, इससे पहले कि वो कोई और खुरापात करे। साहिल, ओके, मैं भावेश को इन्फॉर्म करता हूँ। कल सुबह होते ही सबको क्षमा के बारे में बता देंगे। मान, ओके। साहिल, एक बात समझ में नहीं आ रही कि मिस क्षमा नहीं, असली क्षमा का तो शरीर शांत हो गया है। ये जो भी लड़की है, इसका नंबर ट्रैक करने पर लोकेशन उस असली क्षमा के घर की कैसे मिली? मान, ये सब जवाब अब कल ही मिलेंगे। देखो कल कोई नई चाल न चले वो लड़की। भावेश से कहना कि सतर्क रहे। मान जब वापस अपने रूम में आता है तो कंगना उठकर बैठी हुई होती है। मान उसके पास आकर उसके बाल कान के पीछे करता है। क्या हुआ, कैसे जग गई? कंगना, आप आधे घंटे से कहाँ थे? मान हैरानी से, तुम्हें तुरंत ही पता चल गया था? कंगना, मुझे अपने पति और तकिए के बीच का अंतर पता है। मान देखता है कि कंगना बहुत नींद में थी और बार बार आंखें बंद कर रही थी। मान उसको लिटाकर उसका सिर अपने सीने में रखता है, फिर आहिस्ते आहिस्ते उसके बाल सहलाने लगा। कंगना नींद में ही। मान, बताइए ना, मुझे तब तक चैन की नींद नहीं आएगी जब तक आप बताएंगे नहीं। मान, कंगना, वो मैंने साहिल से कहकर एक प्राइवेट डिटेक्टिव भावेश भार्गव को क्षमा के पीछे लगा दिया था। कंगना हैरानी से उठकर बैठ जाती है। व्हाट? मान भी बैठ जाता है। हाँ, मुझे उस पर शक था जब वो टीना के बुटीक के बाहर हमें मिली थी, इसलिए मैंने उसके पीछे डिटेक्टिव लगा दिया। कंगना, इसका मतलब कि आप उसकी करंट लोकेशन जानते हैं? मान, यस। कंगना, कमाल का प्रेजेंस ऑफ माइंड है आपका। मान, यार मुझे सबक इतने मिल गए हैं ना कि अब मैं जिनसे प्यार करता हूँ उनके साथ मैं कुछ होने नहीं दूंगा। कंगना मुस्कुरा दी ये बात सुनकर। सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर ही मान ने सबको सब कुछ बता दिया। सब कुछ सुनकर हैरान रह गए और खुश भी। संजय जी ने फौरन इंस्पेक्टर से कांटेक्ट किया और भावेश का नंबर भी दे दिया। इसके बाद सब अपने अपने काम से निकल गए। स्कूल पहुंचकर मान क्षमा को अपने सामने देखकर हैरान रह गया। संजय जी और कंगना भी बहुत असमंजस में पड़ गए कि ये लड़की आखिर चाहती क्या है, लेकिन क्षमा इन सब चीजों से बेपरवाह अपना काम किए जा रही थी। संजय जी के पास इंस्पेक्टर का कॉल आया कि शाम को पुलिस स्टेशन आ जाएं और ये केस क्लोज करा दें। संजय जी की हैरानी की कोई सीमा नहीं रह गई थी। शाम को घर पहुंचकर संजय जी और मान पुलिस स्टेशन पहुंचे। इंस्पेक्टर, संजय जी, ये केस किसी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट या साइकोलॉजिस्ट के हाथों में देना पड़ेगा। मान अचंभित होकर, लेकिन क्यों? इंस्पेक्टर एक गहरी सांस लेकर, आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन भावेश की बताई लोकेशन पर जब हम सुबह पहुंचे तो वो घर उसी क्षमा का निकला जिसकी डेथ 4 साल पहले हुई थी। संजय और मान एक साथ। व्हाट? इंस्पेक्टर जी, आपको पता है, घर पहुंचकर हमने देखा कि वो लड़की क्षमा दृष्टि जी और क्षितिज के साथ रह रही है, किराएदार की तरह। लेकिन दोनों ही ये मानने को तैयार नहीं है कि उस लड़की की शक्ल उनकी अपनी बेटी बहन क्षमा से मिलती है। वो लोग कह रहे हैं कि ये तो कोई और है जो कुछ महीनों से उनके घर में रेंट पर है। मान, कल रात जब आप लोग उस घर में तहकीकात करने पहुंचे तब वो कहाँ थी? इंस्पेक्टर मान का प्रश्न सुनकर भावेश को बुलाते हैं। भावेश, मान सर, मिस क्षमा उस टाइम रेस्टोरेंट में डिनर कर रही थी। इंस्पेक्टर, अच्छा, एक बात और पता चली, दृष्टि जी के घर के आसपास जितने भी पड़ोसी हैं सबने क्षमा को देखकर पहचान लिया कि वो उन्हीं की खोई हुई बेटी है, लेकिन दृष्टि जी और क्षितिज ये सच मानने को बिल्कुल तैयार नहीं। पड़ोसियों ने भी उनका रवैया देखकर उनसे दूरी बना ली। मान, आपने क्षमा से कोई पूछताछ नहीं की? इंस्पेक्टर, देखिए, लेडी से बात करने के लिए पुलिस को काफ़ी प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ते हैं। हमने उन्हें अभी इंट्रोगेशन के लिए बुलाया है। हमारी महिला पुलिस अधीक्षक उन्हें लेकर आती ही होंगी। रंजीत जी और रोहन भी थोड़ी देर में पहुंच जाते हैं। कुछ देर बाद आर्यन आता है और साथ में क्षमा भी। सभी इंट्रोगेशन रूम में बैठे होते हैं। क्षमा सबसे अलग अकेले एक महिला कांस्टेबल के साथ होती है और उसके ठीक सामने इंस्पेक्टर और बाकी सब बैठे होते हैं। मान ने महसूस किया कि क्षमा कहीं से भी डरी हुई नहीं लग रही थी। तभी महिला पुलिस अधीक्षक
शिवानी वर्मा ने सवाल करने शुरू किए। शिवानी, आपका नाम? क्षमा, क्षमा श्रीवास्तव। शिवानी, आप अमेरिका से वापस लखनऊ क्यों आई? क्षमा, मैं मान से प्यार करती थी इसलिए, बस उसको वापस पाने के लिए मैं यहाँ आई। शिवानी, करती थी मतलब? क्षमा, मान को देखते हुए, मतलब कि मैं अब बस उसे खुश देखना चाहती हूँ जो वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में है। मुझे उससे अब कोई लेना देना नहीं है। मैं इस समय अपनी जॉब से खुश हूँ। मुझे नहीं पता था कि मुझे यहाँ आकर जीने की एक वजह मिल जाएगी। मुझे बच्चों को पढ़ाना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। शिवानी, आपने नौकरी पाने के लिए रंजीत जी का झूठा नाम क्यों इस्तेमाल किया और कैसे? क्षमा मान को देखते ही जा रही थी। यहाँ जब मैं आई तो मैं सीधे मान से मिलने गई थी उसके घर। मुझे इसके घर का एड्रेस पता था। वहाँ पहुंचकर मैंने चौकीदार से पूछताछ की तो उसने बताया मान की एंगेजमेंट हो गई है और वो शादी करने वाला है। मैं पूरी तरह से टूट गई, लेकिन फिर मुझे मान को वापस पाने का जुनून सवार हो गया। मैं मान का पीछा करने लगी। तब मुझे पता चला ये कंगना नाम की लड़की से शादी करने वाला है। मुझे कंगना से नफरत सी हो गई। मैंने फिर कंगना का पीछा किया। कंगना के पड़ोसी ज्यादा प्रपंची थे। उन्होंने तो कंगना का सारा इतिहास और वर्तमान सब बता दिया, लेकिन कहीं पर भी कंगना की बुराई नहीं की, क्योंकि मान ने अपनी और कंगना की मंगनी के दौरान सबको वार्न किया था कि वो कंगना के लिए किसी के भी मुंह से गलत शब्द नहीं सुनना चाहता। वहीं से मुझे शिखर के बारे में पता चला, जिसने कंगना और हर्षित की मंगनी तोड़वाई थी। मैंने उससे कांटेक्ट किया। इत्तेफाक से वो रोहन का अच्छा दोस्त निकला, क्योंकि उसके विधायक चाचा और रंजीत जी अच्छे दोस्त हैं। शिखर ने ही रोहन के ऑफिस से मेरे लिए नकली स्टाम्प पेपर बनवाए और संजय सर को फोन किया। शिवानी वर्मा, अच्छा तो ये बताओ कि संजय सर के दोबारा कॉल करने पर जब वो तुम्हारी कंप्लेंट करना चाहते थे तब किसने फोन उठाया था? क्षमा, शिखर ने ही उठाया था। शिखर ने संजय सर की कॉल का नंबर रोहन के मोबाइल से अपने मोबाइल में डाइवर्ट करवा लिया था। शिवानी वर्मा, मुझे शिखर का पता दो अभी। क्षमा, मैं सिर्फ आपको उसका कॉन्टेक्ट नंबर दे सकती हूँ। शिवानी, दीपक, इससे नंबर लो और तुरंत शिखर को अरेस्ट करो। शिवानी, मिस क्षमा, अब बताइए 4 साल पहले जिस लड़की ने सुसाइड किया वो कौन थी और आप उनके घर में कैसे? क्षमा का ध्यान अब मान से हटकर शिवानी पर था। मुझे नहीं पता, मुझे लखनऊ में एक घर चाहिए था रहने के लिए। मुझे वो मिल गया बस। उनकी लड़की से मेरा कोई लेना देना नहीं है। शिवानी, वो लोग ये मानने को क्यों तैयार नहीं हैं कि आपकी शक्ल उनकी बेटी से मिलती है? क्षमा, मैंने उस लड़की की फोटो देखी थी उनके घर और मैंने भी यही कहा कि इसकी शक्ल मेरे जैसी है, लेकिन वो लोग नहीं माने। इसमें मेरी क्या गलती है? शिवानी, क्या ये भी इत्तेफाक है कि शक्ल के साथ साथ आपका नाम भी उस लड़की से मिलता है? क्षमा, जी सब इत्तेफाक है। शिवानी थोड़ी तेज आवाज में, झूठ बोल रही हैं आप अपने घर वालों को अभी इसी वक्त कॉल कीजिए, बुलाइए उनको यहाँ। क्षमा एकटक शिवानी को घूरते हुए और लगभग दहाड़ते हुए, उनका इस केस से कोई मतलब नहीं है। शिवानी चीखते हुए, कॉल देम राइट नाउ। क्षमा ने अपने सामने पानी का गिलास उठाकर पूरा पानी शिवानी के मुंह पर फेंक दिया और गिलास जमीन पर पटक कर जोर जोर से सांसें लेने लगी। गिलास के टूटने की आवाज उस कमरे में काफी खौफनाक लग रही थी। सभी खड़े हो गए और 2 लेडी कांस्टेबल क्षमा को पकड़कर अंदर ले गईं। शिवानी ने रूमाल से अपना मुंह पोंछा और सबको अपने केबिन में बुलाया। शिवानी, संजय जी, आपको कंगना की सिक्योरिटी सुनिश्चित करने की जरूरत है। मान, मैम। शिवानी, मान, आज मैंने दृष्टि जी से कहकर क्षमा का रूम खुलवाया और अंदर गई। पूरे रूम में कंगना की फोटोज लगी हुई थी और सारी फोटोज में रेड कलर का क्रॉस लगा हुआ था। ये लड़की बहुत डेंजरस है। क्षितिज और दृष्टि से पूछने पर पता चला कि क्षमा किसी को अपने रूम में आने नहीं देती, मेड को भी नहीं। इंस्पेक्टर, इस लड़की का इंट्रोगेशन ऐसे नहीं कंप्लीट हो पाएगा। किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट को हायर करिए जो हिप्नोटिज्म जानता हो। इंस्पेक्टर, श्योर। शिवानी, शिवानी, रंजीत सर और रोहन, सॉरी टू से, लेकिन आपको केयरफुल रहना चाहिए था। शिखर आपकी नाक के नीचे से इतने बड़ा कारनामा कर गया और आपको भनक तक नहीं लगी। ये बहुत बड़ी लापरवाही थी आप दोनों की तरफ से। रोहन और रंजीत एक साथ, सॉरी। मान जब घर आया, आरती जी, रिधिमा और कंगना सभी ड्राइंग रूम में बैठे थे। आर्यन ने धीरे धीरे सारी बात सबको बताई। आर्यन, घर के बाहर सिक्योरिटी है और कंगना बेटा, तुम्हें एक पुलिस बॉडीगार्ड मिला है, कल सुबह वो रिपोर्ट करेगा। संजय, कंगना प्लीज बेटा, तुम्हारी तरफ से भी हम जिम्मेदारी की उम्मीद करते हैं, जरा भी लापरवाही मत बरतना। कंगना, जी डैड एंड दादाजी, सब मिलकर डिनर करते हैं। कंगना सब काम समेट कर रूम में आती है
उसने देखा कि मान बालकनी में खड़ा था। कंगना जाकर उसकी पीठ थपथपाती है। मान मुड़कर कंगना को देखता है और फिर खींचकर उसको अपने गले से लगा लेता है। कंगना मान की इस हरकत पर चौंक जाती है। वो भी हल्के हाथों से उसकी पीठ सहलाने लगी। फिर धीरे धीरे मान ने उसको और कस के पकड़ लिया। कन्नू, जानती हो आज इंस्पेक्टर मैम ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि क्षमा ने पूरे कमरे में तुम्हारी फोटोज लगा रखी हैं। और कंगना अब उसका सर सहलाते हुए, बस बस मान, शांत हो जाइए। मान, प्लीज प्लीज वादा करो तुम सतर्क रहोगी, कुछ भी गैर जिम्मेदाराना हरकत नहीं करोगी, प्लीज कंगना। कंगना को मान के मुंह से ये सारी बातें सुनकर बहुत खुशी होती है। वो सिसक सिसक कर रोने लगी। मान आहिस्ते से कंगना को खुद से अलग करता है और उसके आंसू पोंछकर, क्यों रो रही हो? डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं। कंगना हल्की सी मुस्कुराहट के साथ, मान अब मुझे कुछ हो भी जाए ना, तब भी शायद मैं खुशी खुशी मरूं। मान ये सुनकर फिर उसको सीने से लगा लेता है। मत करो ना ऐसी बातें, मैं पहले ही घबराया हुआ हूँ, मुझे और परेशान मत करो कन्नू। कंगना, आई एम सॉरी। कंगना धीरे से मान को खुद से अलग करती है, फिर उसका हाथ पकड़कर बेड तक लाती है। ये पहली बार था जब मान कंगना के सीने में सर रखकर सो रहा था और कंगना हल्के हाथों से उसके बाल सहला रही थी। मान ने नींद में भी कंगना को बहुत कसकर पकड़ा हुआ था। इधर क्षमा का वकील धीरेन्द्र निगम उसके बेल के पेपर्स लेकर इंस्पेक्टर शिवानी के पास आता है। शिवानी, आई एम सॉरी मिस्टर निगम, लेकिन मिस क्षमा को हमने नॉन बेलेबल वारंट के साथ अरेस्ट किया है। इनका मामला कोई छोटा मोटा नहीं है, बल्कि खून से जुड़ा है। हम आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। धीरेन्द्र, क्या मैं क्षमा से मिल सकता हूँ? शिवानी उसको कांस्टेबल के साथ क्षमा से मिलने भेज देती है। क्षमा गुस्से में, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। धीरेन्द्र, मैं कानून से ऊपर नहीं हूँ क्षमा। क्षमा बिल्कुल बेचैन हो गई। तुम समझते क्यों नहीं? मेरा यहाँ से निकलना बहुत जरूरी है, मुझे बाहर निकालो बस। धीरेन्द्र, तुम्हें मैंने वापस आने से मना किया था। मैंने कहा था कि अमेरिका में ही सेटल हो जाओ, लेकिन तुम्हें ही वापस आने का जुनून सवार था। अब भुगतो। क्षमा, मुझे मान से प्यार हो गया है, मैं उसको किसी और का होते हुए नहीं देख सकती। धीरेन्द्र, तुम्हारा यही प्यार तुम्हारी लापरवाही बन गया। कैसे तुम्हें पता नहीं चला कि तुम्हारे पीछे भावेश लगा हुआ है? तुम्हारे जैसी साते लड़की से कैसे इतनी बड़ी चूक हो गई? क्षमा की आंखें लाल हो गईं। मान, मेरा भोला भाला सा मान, इस कंगना ने उसको क्या से क्या बना दिया। मुझे यकीन नहीं होता कि उसने मेरे पीछे जासूस लगा दिया। आखिर वो इतना सीधा बंदा, मेरा मान, कैसे इतनी टेढ़ी चाल चल सकता है? धीरेन्द्र, क्षमा होश में आओ और यहाँ से निकलने का सोचो, वरना तुम्हारे साथ वो डॉक्टर भी भुगतेगा और मैं भी। क्षमा जोर जोर से अनुलोम विलोम प्राणायाम करने लगी। कूल डाउन क्षमा, कुछ सोचो, कुछ तो सोचो। धीरेन्द्र, क्षमा बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे हम लोग। क्षमा हंसते हुए, नहीं कुछ नहीं होगा। हम किसी तरह कंगना को। क्षमा का ध्यान कांस्टेबल पर जाता है। धीरेन्द्र, कुछ भी उल्टा सीधा मत सोचना, अभी तुम इस हालत में नहीं हो कि और खू। क्षमा चीखते हुए, चुप, बिल्कुल चुप। उसकी चीख किसी साइको की तरह थी, जिससे धीरेन्द्र के साथ कांस्टेबल भी डर गया। क्षमा आंखें बड़ी करके धीरेन्द्र को घूरती है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। धीरेन्द्र सिर हिलाकर निकल जाता है। मान डिनर के बाद साहिल को कॉल करता है। मान, छत पर आओ प्लीज। साहिल छत पर आकर उसके साइड की टेरेस पर खड़ा हो जाता है। साहिल, क्या हुआ? मान, अमेरिका में मैंने अभी कुछ क्षमा के बारे में पता करने के लिए बोला था। जानते हो मुझे क्या पता चला? फेयरफैक्स काउंटी के जिस फ्लैट में वो रहती थी, वहाँ क्षमा श्रीवास्तव नाम की कोई भी लड़की आई भी नहीं। इनफैक्ट जब अभी ने उसका फोटो दिखाकर वहाँ के लोगों से पूछताछ की, तो पता चला कि ये लड़की निकिता खन्ना के नाम से वहाँ रहती थी, लेकिन अभी 2 महीने से गायब चल रही है और वहाँ किसी को कुछ पता नहीं है। सुनने में ये भी आया है कि उसने अपने फ्लैटमेट्स और बैंक जहाँ पर ये काम करती थी, वहाँ के काफी लोगों से झगड़ा किया और इस हद तक वायलेंट हो जाती थी कि लोगों के ऊपर अटैक करने से भी नहीं चूकती थी। साहिल, तुम इससे प्यार करते थे तो इसके बारे में कुछ पता नहीं कर पाए? मान, एग्जैक्टली, मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ कैसे हो सकता हूँ? हाउ कुड आई बी सो स्टूपिड? साहिल, भावेश बता रहा था कि ये मोहतरमा उस घर के ज़्यादा बाहर नहीं निकलती थी, स्कूल से सीधे घर, ज़्यादा बाहरी लोगों से घुलती मिलती भी नहीं थी। मान, साहिल एक चीज़ और है जो मुझे अभी ने बताया, वो कह रहा था कि क्षमा यहाँ लखनऊ की ही रहने वाली है, उसका मुंबई से कोई कनेक्शन नहीं है। साहिल, ये बात उसको कैसे पता चली? साहिल की बात सुनकर मान ने कहा, क्षमा जिस फ्लैट में रहती थी, अभी ने उसके ऑनर से बात करके पूरा मामला बताया,
तब उन्होंने क्षमा की आईडी प्रूफ दिखाए। उसके पैन कार्ड और आधार कार्ड की फोटोकॉपी में जो एड्रेस था वो लखनऊ का था, लेकिन नाम निकिता खन्ना का। साहिल, निकिता खन्ना, ये नाम सुना सुना नहीं लग रहा? मान मुस्कुराते हुए, हमारे बीटेक बैच में थी, पूरे गर्ल्स ग्रुप में सबसे तेज होशियार और तुम्हारी क्रश। साहिल हंसते हुए, हम नोस्टैल्जिया हिट्स हार्ड। मान, क्षमा ने जिस निकिता खन्ना का एड्रेस दिया था ना, वो हमारी बीटेक बैच वाली निकिता का ही था। साहिल बिल्कुल चौंक जाता है ये सुनकर। व्हाट? मान, मैंने भावेश को जो एड्रेस भेजा था तब पता चला। और कुछ जानना चाहोगे? साहिल, क्या? माँ ने गहरी सांस लेकर, दृष्टि आंटी ने जो डेट बताई थी, जिस दिन उनकी बेटी क्षमा ने सुसाइड किया था, उसी दिन निकिता खन्ना के घर वालों ने पुलिस कंप्लेंट की थी कि अचानक उनके घर की लड़की गायब हो गई है। साहिल को सब कुछ भयानक सपना लग रहा था। मान ने उसको बैठने को कहा और फिर आगे बोलना शुरू किया। तब से आज तक निकिता खन्ना घर नहीं लौटी है। साहिल, ये सब बातें तुमने इंस्पेक्टर शिवानी को बताई? मान, भावेश ने उनको इन्फॉर्म किया है। साहिल, भाभी और बाकी घर वालों को? मान गहरी सांस लेकर, बता दिया। साहिल, तुमको यकीन नहीं हो रहा है? ये सब कुछ तुम्हारी लैब में रियल में हो रहा है? मान अपने बालों में हाथ फेरते हुए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। साहिल, ये लड़की बहुत खतरनाक है, बहुत। अब आगे क्या सोचा है? मान, पता नहीं यार, सिर में दर्द हो गया है मेरे। साहिल, मैं तो चकरा ही गया हूँ। मान, सोने चलते हैं। साहिल, हाँ तुम जाओ सो, और मैं थोड़ा और रिसर्च करता हूँ इस क्षमा के बारे में। मान, जा भाई, कुछ पता चले तो बताना। मान नॉक करके रूम में आता है तो कंगना बुक पढ़ रही होती है। मान, सोई नहीं? कंगना, नहीं, आपके बिना नींद कहाँ आती है मुझे। मान उसके बाल की लट कान के पीछे करता है, फिर उसके कंधे पर सिर टिकाकर बैठ जाता है। कंगना उसके बाल हल्के हाथों से सहलाने लगी। कंगना, मैं आज पुराने फोटो एल्बम देख रही थी, उसमें आपके लास्ट ईयर के बीटेक बैच की भी फोटोज हैं। मान, ओह तो कैसा लगा मैं आपको अपनी जवानी के दिनों में? कंगना खिलखिलाते हुए, अच्छे, हैंडसम, बहुत हैंडसम, लेकिन एक बार आप अपने पूरे बैच की फोटो ध्यान से देखिए। मान कंगना के हाथ से फोटो लेकर देखने लगा। फोटो ध्यान से देखने पर एक लड़की के चेहरे पर उसकी नज़र टिक गई। काले मोटे फ्रेम का चश्मा लगाए, दुबली पतली, दो चोटी किए। क्षमा कहीं से भी आज की क्षमा की पर्सनालिटी से मेल नहीं खा रही थी, बल्कि ये तो वो क्षमा भी नहीं लग रही थी जो मान से अमेरिका में मिली थी। लेकिन मान उसका चेहरा पहचान सकता था, उसने इसी चेहरे से तो प्यार किया था। मान, क्षमा, क्षमा श्रीवास्तव। मान ने स्टूडेंट्स के नाम देखे, नीचे लिखे हुए उस लड़की की पोजीशन के हिसाब से उसका नाम क्षमा श्रीवास्तव ही लिखा हुआ था। मान, क्षमा, क्षमा मेरे साथ की पड़ी हुई है, लेकिन मैंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। इसका नाम क्षमा ही है तो अमेरिका में ये अपने बैच की लड़की का नाम लेकर क्यों रह रही थी? निकिता, आखिर निकिता कहाँ है? कंगना, सब कुछ बहुत उलझा सा लग रहा है। मान, मुझे ये बात इंस्पेक्टर शिवानी को इन्फॉर्म करनी पड़ेगी। कंगना, जी बिल्कुल। मान इंस्पेक्टर शिवानी को सब बताकर फोटो व्हाट्सएप कर देता है। कंगना, अब सो जाते हैं, कल उठना भी है जल्दी। मान ध्यान से कंगना को देखता है। कंगना, क्या हुआ, सोना नहीं है? मान, कन्नू मुझे कल की तरह सोने दोगी? कंगना को याद आता है कि कल मान उसके सीने में सर रखकर सोया था। कंगना शर्म से अपनी नजरें झुका लेती है। मान, मैं ज्यादा भारी तो नहीं लगता? कंगना को हंसी आ जाती है, वो मान को अपने गले से लगाकर लेट जाती है। कंगना, प्रीत की रीत है न्यारी, हुई मैं उनके लिए बावरी, मन ना माने मेरा कहा, बनता जाए आपका सखा। प्रीत की रीत है न्यारी, राह तके उनकी आंखें मेरी कजरारी। प्रीत की रीत है न्यारी। कंगना देखती है कि मान ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, शायद वो सो चुका था, इसलिए कंगना ने भी अपनी आंखें मूंद लीं। मान, प्रीत की रीत न जानूं मैं, बस तुझे ही अपना हमसफर मानूं मैं, ये जहां तेरे कदमों में बिछा दूं, बस यही इच्छा ईश्वर से मांगूं। प्रीत की रीत न जानूं मैं, बस तेरे दिल में जगह मांगूं मैं। दोनों ही मुस्कुरा रहे थे, लेकिन दोनों ने ही एक दूसरे की तरफ ना देखा ना कुछ कहा, बस एक दूसरे को अपनी बाहों में लिए सो गए। दूसरे दिन स्कूल ओवर होने के बाद मान और संजय जी इंस्पेक्टर शिवानी से मिलने पहुंचे। शिवानी, आप लोगों को कुछ बताने के लिए बुलाया था। हम लोग मान के कॉलेज जाकर इन्वेस्टिगेशन करके आए हैं। इस लड़की का नाम क्षमा श्रीवास्तव ही है। कॉलेज रिकॉर्ड से पता चलता है कि जिस घर में ये किराएदार की तरह रह रही थी, कॉलेज में इसने रेजिडेंशियल एड्रेस के तौर पर उस घर का ही एड्रेस लिखवाया था। मदर्स नेम के कॉलम में दृष्टि जी का नाम लिखवाया है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये क्षमा श्रीवास्तव है
तो जिस लड़की ने 4 साल पहले सुसाइड किया वो कौन थी? और इसके अपने ही घर वाले इसको पहचान क्यों नहीं रहे? निकिता खन्ना का कुछ भी पता नहीं चल रहा और निकिता के घर वाले तो अब उम्मीद भी खो चुके हैं उसके वापस आने की। निकिता के घर वालों ने ये भी बताया कि उसकी फ्रेंड में से किसी का भी नाम क्षमा नहीं था। इनफैक्ट उसके घर वाले अभी तक समझ नहीं पा रहे कि आखिर वो अचानक गायब कैसे हुई। गायब होने के ठीक दूसरे दिन ही तो उसे अमेरिका निकलना था हायर स्टडीज के लिए। एक बात और पता चलती है क्षमा के पापा के बारे में। जानते हैं कौन थे वो? स्वर्गीय डॉक्टर हर्षवर्धन श्रीवास्तव। मान और संजय जी एक साथ। क्या? संजय जी ने जब डॉक्टर हर्षवर्धन श्रीवास्तव का नाम सुना तो चौंक गए। संजय डॉक्टर हर्षवर्धन श्रीवास्तव तो लखनऊ शहर के जाने माने मनोचिकित्सक और काउंसलर थे, लेकिन सुनने में आया था कि 4 साल पहले किसी रहस्यमय स्थिति में उन्होंने अपने आप को अपने ही लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मार ली थी। मान, याद है मुझे, डैड के फ्रेंड थे अंकल। उस समय मीडिया ने काफी हाईलाइट किया था ये मामला। शिवानी, दृष्टि जी से पूछताछ करने पर पता चला कि उनके हस्बैंड का शरीर शांत उनकी बेटी के सुसाइड करने से पहले हुआ था। तकरीबन 1 माह पहले अपने पति और फिर अपनी बेटी को खोना उनके लिए सदमे जैसा था, लेकिन फिर भी अपने बेटे क्षितिज के लिए उन्होंने अपना जीवन नॉर्मली जीने का भरकस कोशिश की, लेकिन अभी भी वो उस सदमे से उबर नहीं पाई हैं। मान को याद आता है कि क्षमा के साथ साथ दृष्टि जी के घर में हर्षवर्धन अंकल की भी काफी फोटोज थीं, लेकिन उस टाइम उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मान, एक बात है मैम, क्षमा की 4 साल पहले की कॉलेज की फोटो और उसके घर में लगी फोटो थोड़ी अलग हैं। आई मीन कॉलेज में वो एक काफी दब्बू बनी रहती थी, लेकिन घर की फोटोज में उसकी पर्सनालिटी बिल्कुल वैसी है जैसी वो अभी दिखती है। ऐसा क्यों? शिवानी, मान वो अपना मुंह खोलने को तैयार ही नहीं है। कितना भी टॉर्चर करो उसको फर्क ही नहीं पड़ता। बस एक ही रट लगाए रखी है। सब इत्तेफाक है यही रट लगाई हुई है। एक मनोचिकित्सक से बात हुई है, BHU के प्रोफेसर हैं, इसलिए उनको वाराणसी से यहाँ आने में समय लगेगा। शायद परसों तक वो आ जाएं। मान और संजय जी बाहर आते हैं तो उनको क्षमा का वकील धीरेन्द्र दिखाई दिया। मान को देखकर वो हड़बड़ा जाता है और तुरंत पुलिस स्टेशन के अंदर भागता है। मान को धीरेन्द्र भी कुछ जाना पहचाना सा लगा। मान घर आकर डिनर करके साहिल के बुलाने पर छत पर चला जाता है। मान, क्या हुआ रिसर्च का तुम्हारी मेरे शेरलॉक होम्स? साहिल, यार मजाक मत बना प्लीज। मान, तो गलत क्या बोला मैंने? बचपन से तुम्हें देख रहा हूँ, हर समय ब्योमकेश बख्शी या शेरलॉक होम्स की नॉवेल ही पढ़ते रहते थे तुम्हें टीचर बनने का जुनून पता नहीं हर समय क्यों सवार हो गया था। साहिल, हाँ तो मेरा पैशन तुम्हारे काम भी तो आ रहा है। मैंने अपनी तरफ से काफ़ी जानकारी इकट्ठी की है, जैसे कि धीरेन्द्र जो क्षमा का वकील है वो भी बीटेक में हमारा बैचमेट था। मान को सुनकर हैरानी तो हुई, लेकिन वो ज़्यादा नहीं चौंका क्योंकि उसको आदत हो गई थी शौक लगने की। साहिल मान के रिएक्शन को देखते हुए, क्या हुआ, जोर का झटका धीरे से लगा? मान मुस्कुराकर, साहिल हमारे बैच में टोटल कितने स्टूडेंट थे? साहिल तुरंत बोलता है, लास्ट ईयर में टोटल 150। मान, हम तभी शायद मेरा ध्यान क्षमा पर नहीं गया क्योंकि हमारा ग्रुप तो गिने चुने लोगों का ही था। साहिल, यस एग्जैक्टली। मान, इंस्पेक्टर शिवानी को इन्फॉर्म किया? साहिल, भावेश ने किया है। मान, ओके शायद ये केस अब जल्दी सुलझ जाए। साहिल, होप सो। मान दूसरे दिन कंगना को लेकर स्कूल से वापस लौट रहा था। घर की पार्किंग में गाड़ी पार्क करके उसको आदत थी कुछ देर घर के पास बने पार्क में टहलने की। उसने अपना कोट और टाई कंगना को दे दिया। कंगना ने चीज़ों को थामते हुए कहा, प्लीज़ जल्दी आइएगा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मान अपने शर्ट की स्लीव्स फोल्ड करते हुए, बस थोड़ी देर में आता हूँ, ये कहकर उसने कंगना की नाक दबाई और चला गया। वो टहल ही रहा था कि 3 गुंडों ने उस पर हमला कर दिया। मान मार्शल आर्ट्स में ट्रेंड लड़का था। उसने तीनों ही गुंडों की हालत पस्त कर दी। आसपास के लोग भी उसको बचाने के लिए दौड़ पड़े और ये देखकर तीनों गुंडे भाग निकले, लेकिन मान ने उनमें से एक को पकड़ लिया और उसको घसीटते हुए घर ले आया। फिर कंगना के पुलिस गार्ड को इन्फॉर्म करके उसको गिरफ्तार कर लिया। जब वो नॉक करके अपने रूम में आया तो कंगना उसकी हालत देखकर घबरा गई। उसके सर से खून बह रहा था। कंगना दौड़कर उसके पास आई, उसको फौरन कॉच पर बैठाया और फर्स्ट एड बॉक्स लाकर उसकी मरहम पट्टी की। मान थोड़ा रिलैक्स होकर कॉच पर से टिका कर लेट गया। कन्नू, वो
कंगना, कुछ मत कहें प्लीज, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। मान ने देख लिया था कि कंगना उससे नजरें चुराने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसकी आंखों में आंसू थे। इसलिए कंगना जब नीचे आकर कॉफी बना रही थी, तब उसको रिद्धिमा से सारी बात पता चली। रिद्धिमा ने उसको ढांढस बंधाने की कोशिश की और मान के लिए हल्के फुल्के स्नैक्स भी बना दिए। कंगना ने मान को अपने हाथों से स्नैक्स खिलाए। मान को उसका चेहरा देखकर दया आ गई। मान, कन्नू मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कंगना, आपको ठीक रहना भी पड़ेगा, क्योंकि मेरी जान आप हैं। आज मुझे पता चला कि लोग क्यों कहते हैं प्यार बहुत दर्द देता है। मान उसकी नाक दबाकर, बस अब मूड ठीक करो, मुझे पुलिस स्टेशन जाना है। आज साइकोलॉजिस्ट आने वाले हैं। क्षमा से इंट्रोगेशन करने। मैं बाहर निकलते वक्त तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा देखना चाहता हूँ। कंगना मुस्कुराते हुए, मैं भी चलूँ आज आपके और दादाजी के साथ? मान, श्योर चलो। कंगना, मान पहले हॉस्पिटल चलेंगे, आपको चोट लगी है ना इसलिए। मान उसकी फिक्र देखकर उसको मना नहीं कर पाता। वो लोग डॉक्टर से चेकअप करा के पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। शिवानी, आइए बैठिए, प्रोफेसर सर आते ही होंगे। क्षमा ध्यान से कंगना को देख रही थी। कंगना उठकर उसके पास आती है और एक जोर का तमाचा क्षमा के गाल पर लगा देती है। क्षमा अपनी कुर्सी से उठती उससे पहले ही कंगना उसको फिर से एक थप्पड़ लगाती है। थप्पड़ की आवाज उस शांत कमरे में सनसनाते हुए गूंज रही थी। कंगना के इस अटैकिंग बिहेवियर को देखकर मान और शिवानी दोनों उसको रोकने के लिए उठते हैं, इससे पहले कि वो तीसरा थप्पड़ क्षमा को मारती। मान आकर उसको अपनी तरफ खींच लेता है। मान, क्या कर रही हो कन्नू, शांत हो जाओ, ये पुलिस स्टेशन है। इंस्पेक्टर शिवानी मैम, दादाजी सब देख रहे हैं। कंगना शांत होते हुए, आई एम सॉरी मैम, सॉरी दादाजी। शिवानी, इस तरह की बदतमीजी की वजह जान सकती हूँ? मिसेस रिद्धिमान मल्होत्रा। कंगना, मैम वो आज इन्होंने मान पर हमला करवाया था, इस वजह से मैं अपना आपा खो बैठी। शिवानी, व्हाट? ये सुनकर शिवानी तुरंत चली गई। मान और संजय जी भी हैरान रह गए कंगना की बातें सुनकर, लेकिन दोनों ने ही कुछ नहीं कहा। इधर क्षमा कंगना की मार से तिलमिला गई। उसको लेडी कांस्टेबल ने पकड़ा हुआ था, इसलिए वो कुछ कर नहीं पा रही थी, लेकिन वो दहाड़ते हुए बोली, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझ पर, क्षमा श्रीवास्तव पर हाथ उठाया? 2 कौड़ी की भी औकात नहीं है तेरी। गंदी नाली के सड़े हुए कीड़े की तरह है तू मेरे सामने, और तूने मुझ पर हाथ उठाया? कंगना, ये जिस तरह से आप बात कर रही हैं ना, यही दिखा रहा है कि आपके और मेरे स्टेटस के बीच कितना डिफरेंस है। हाथ मैंने इसलिए उठाया क्योंकि आपने मेरे पति को चोट पहुंचाने की कोशिश की। ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्षमा ने हंसी का जोर से कहकहा लगाया। उसकी हंसी बहुत खतरनाक लग रही थी। क्षमा, बर्दाश्त नहीं कर सकती? एक बार उससे पूछ ले कि वो भी तुझे इतना ही प्यार करता है क्या? आई एम श्योर अभी तक तुम दोनों की सुहागरात तक नहीं बनी है। मान तुरंत ही, आई लव यू कंगना, आई लव यू अलॉट। कंगना ये सुनकर मान की तरफ एकदम देखने लगती है। उसको अभी भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्षमा चीखते हुए, व्हाट, यू लव हर? लेकिन तुमने तो मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे अलावा किसी से ये 3 शब्द नहीं कहोगे। मान, तुम भी इस सड़क छाप लड़की की तरह चीप हो गए हो। ये कहकर क्षमा गुस्से में तेज तेज सांसें लेने लगी। संजय जी जहां एक ओर मान के इन्फेक्शन से खुश थे, वहीं दूसरी ओर वो कंगना के चेहरे के बदलते हुए रंग भी देख रहे थे। इसलिए उन्होंने मान से कहा, मान और कंगना प्लीज अब थोड़ा रियलिटी में वापस आ जाओ और इस पुलिस स्टेशन की गरिमा बनाए रखो। तभी इंस्पेक्टर शिवानी रूम में वापस आई। शिवानी, कंगना ठीक कह रही हैं, इन पर हमला इनके वाले गुंडे ने, जिनको मान ने अरेस्ट कराया था, उसने इन्फेंस किया है कि उसको क्षमा के वकील धीरेन्द्र जी ने ही भेजा था मान पर हमला करने के लिए। उसने अपने बाकी 2 साथियों का भी पता दे दिया है। अब उनको भी धीरेन्द्र के साथ अरेस्ट करना है। क्षमा, धीरेन्द्र भी एक नंबर का गधा है। किराए पर गुंडों को लेने के लिए बोला था, लेकिन अपने ही जैसे निकम्मों की फौज उठा लाया। शिवानी क्षमा को इग्नोर करके कंगना से पूछती है, तुम्हें पता कैसे चला कि मान पर हमला इसने करवाया है? कंगना अभी भी मान के मुंह से उसके लिए निकले 3 शब्दों में खोई थी, इसलिए अपना नाम सुनकर वो थोड़ा हड़बड़ा गई। वो मैम, एक्चुअली मल्होत्रा परिवार इस शहर के नामी गिरामी परिवारों में से एक है। बिना वजह इस परिवार पर हमला करने की कोई सोचेगा ही नहीं, जब तक कोई रंजिश ना हो। शिवानी, ओहो, गुड प्रेजेंट्स ऑफ माइंड। वैसे प्रोफेसर त्रिभुवन नाथ सक्सेना जी आए हैं, सब अपनी सीट्स ले लीजिए। त्रिभुवन जी ने जैसे ही एंट्री ली, उनकी शख्सियत देखकर ही सब इम्प्रेस हो गए। उम्र तकरीबन संजय जी के आसपास, लेकिन शरीर बिल्कुल एथलेटिक। घने बीच से मांग निकले, सफ़ेद बाल,
6 फीट के आसपास कद और साफ रंग। उन्होंने आते ही सबको ग्रीट किया और क्षमा के सामने बैठ गए। त्रिभुवन, हेलो बेटा। क्षमा हंसते हुए, हेलो अंकल। त्रिभुवन, योर गुड नेम। क्षमा, क्षमा श्रीवास्तव। त्रिभुवन, अपने बारे में बताइए। क्षमा, मेरा नाम क्षमा श्रीवास्तव है। मुंबई की रहने वाली हूँ। अपने माँ पापा की इकलौती बेटी हूँ। कॉलेज खत्म करके अमेरिका चली गई थी MBA करने। फिर वहाँ मुझे मान मिला। क्षमा ने त्रिभुवन जी को वही कहानी सुनाई जो सबने सुन रखी थी। त्रिभुवन जी ने क्षमा की सारी बातें सुनकर, आपको जेल में क्यों रखा गया है? क्षमा शिवानी को घूरते हुए, गलतफहमी हो गई है इन लोगों को कि मैं क्षमा श्रीवास्तव हूँ, जिसने 4 साल पहले सुसाइड किया था। अब जबरदस्ती मुझसे ये लोग कबूल कराना चाहते हैं कि मैं वो हूँ जो मैं नहीं हूँ। त्रिभुवन जी अब तक समझ गए थे कि क्षमा सब झूठ बोल रही है। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे क्रिमिनल से उनका इकबाले जुर्म करवाया था, लेकिन क्षमा को इन्फ्लुएंस कराना उन्हें आसान नहीं लग रहा था। उन्होंने अब उसको हिप्नोटाइज करने की सोची, लेकिन त्रिभुवन जी तब हैरान रह गए जब इन प्रोसेस की पहली और दूसरी स्टेज में भी क्षमा वही जवाब दे रही थी। आमतौर पर अब तक त्रिभुवन जी को कभी भी दूसरी स्टेज से आगे बढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन यहाँ वो नाकामयाब हो रहे थे। उन्होंने तीसरी स्टेज तक क्षमा को सम्मोहित किया, लेकिन उनका ये अटेम्प्ट भी फेल हो गया। अब बारी चौथी स्टेज की थी, लेकिन ये स्टेज त्रिभुवन जी पुलिस स्टेशन में नहीं कर सकते थे। इसके लिए उन्हें एक फोरेंसिक लैब की जरूरत थी। शिवानी फौरन अपनी टीम के साथ फोरेंसिक लैब रवाना हो गई। संजय जी की पूरी फैमिली भी वहां पहुंच गई। क्षमा को लेटाया गया और उसकी हार्ट बीट, पल्स रेट सब एग्जामिन की जाने लगी। अब त्रिभुवन जी ने अपने सवाल पूछने शुरू किए। तुम्हारा नाम? क्षमा, क्षमा श्रीवास्तव। त्रिभुवन, अपने माँ पापा के बारे में बताइए। क्षमा, माँ का नाम दृष्टि श्रीवास्तव, भाई क्षितिज श्रीवास्तव और पापा मशहूर डॉक्टर हर्षवर्धन श्रीवास्तव। ये सुनकर सबके चेहरे चमक उठे। फाइनली क्षमा कंट्रोल में आ गई थी। त्रिभुवन, अब 4 साल पहले आपकी लाइफ में क्या हुआ बताइए। क्षमा, मैं क्षमा श्रीवास्तव घर पर मम्मी पापा और भाई के साथ खुशी खुशी रह रही हूँ। मम्मी और भाई मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन पापा वो हमेशा डांटते रहते हैं। आखिर क्यों ना डांटें? कहाँ वो मशहूर साइकोलॉजिस्ट और कहाँ मैं एक मामूली सी एवरेज स्टूडेंट। क्षमा ने बोलना जारी रखा। मैं छोटी उम्र से ही एक्ट्रेस बनना चाहती थी। मुझे बॉलीवुड एक्ट्रेस को कॉपी करना, उनके जैसे कपड़े पहनना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन मेरे डैड को हमेशा मेरी इन हरकतों से प्रॉब्लम रही। वो मुझे अपने जैसे साइकोलॉजिस्ट बनाना चाहते थे। मैं भी उनके डर से जब भी घर से बाहर निकलती तो हमेशा बिना मेकअप और बहुत कमतर तरीके से निकलती। स्कूल और कॉलेज में तो मेरे ऊपर किसी का ध्यान ही नहीं जाता था, लेकिन घर में मैं अपने हिसाब से रहती थी। कपड़े भी अपने मन के पहनती। मैं पढ़ाई में एवरेज थी और पर्सनालिटी मैंने अपनी बिलो एवरेज बना रखी थी बाहर लोगों के लिए, ताकि पापा का गुस्सा ना भड़के। इसलिए मैंने कोई खास दोस्त नहीं थे सिवाय धीरेन्द्र के। पहले भी निकम्मा था और अब भी नाम का वकील है, लेकिन अगर मैं ना होती तो उसकी वकालत कब की छूट गई होती। ये कहकर क्षमा के चेहरे पर एक गौरवपूर्ण मुस्कान थी। बीटेक के आखिरी साल में मैंने रिद्धिमान मल्होत्रा को नोटिस किया। कॉलेज में हम लोगों का फेयरवेल चल रहा था और उसको मिस्टर फेयरवेल का टाइटल मिला था। मैंने आज तक अपनी लाइफ में उससे ज़्यादा हैंडसम लड़का नहीं देखा था, जैसे कोई बॉलीवुड हीरो। मैं उसको देखती रह गई। कितने बार वो मेरे करीब से गुजरा, लेकिन उसने मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया। उसके साथ एक लड़की थी, निकिता खन्ना, जिसको मिस फेयरवेल का टाइटल मिला था। मान उससे बहुत बातें कर रहा था। उस दिन जब मैं घर वापस आई तो मेरे दिल और दिमाग पर मान छाया हुआ था। मैं छुप छुप कर उसकी फोटोज लेने लगी, उसके लिए अपनी डायरी में पोयम लिखने लगी और उसी के लिए जीने लगी। मैं दिन रात उसके बारे में सोचा करती थी। फिर एक दिन पापा ने मेरी डायरी पढ़ ली और बड़े खुश होते हुए, क्योंकि मान उनके फ्रेंड आर्यन अंकल का बेटा था। वो चाहते थे कि मेरी शादी उससे हो जाए। वो गए भी थे अंकल से बात करने, लेकिन अंकल ने कहा कि मान अपना करियर सेटल करके तब शादी के बारे में सोचेगा। जब पापा ने मुझे ये बात बताई तो मुझे मान के बाप के ऊपर बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर मैंने किसी तरह से अपने आप को कंट्रोल किया। देखते ही देखते फाइनल ईयर एग्जाम्स हो गए। मैं मान को रोज नहीं देख पाती थी, इसलिए मुझे बहुत बेचैनी होने लगी। मैंने अपना ध्यान बांटने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उसको देखने की तड़प मेरे अंदर बढ़ती जा रही थी। आनन फानन में मैं इसके बंगले के चक्कर लगाने लगी। मुझे ज्यादातर ये साहिल के साथ दिखता था और कभी कभी उस चुड़ैल निकिता के साथ। मुझे निकिता को देखकर बहुत गुस्सा आता। वो देखने में भी खूबसूरत थी
और गर्ल्स बैच की टॉपर भी। मुझे उससे बहुत जलन होती थी। मैं मान को इम्प्रेस करने के लिए अपना फोटो शूट करा के एक पोर्टफोलियो बनवाया, फिर अपने घर में झूठ बोलकर उस निकम्मे धीरेन्द्र के साथ मुंबई आ गई। मेरा लक काम कर गया और मुझे एक टेलीविजन शॉप में एक छोटा सा रोल मिला। मुझे लगा ये सुनकर मेरे घर में सब खुश हो जाएंगे। मैंने फ़ोन पर जब ये बात पापा से शेयर की तो वो मेरे ऊपर बहुत भड़क गए। मुझे तुरंत ही वापस बुला लिया। मैं भी क्या करती, एक तो मैं स्टूडेंट, दूसरी बेरोजगार, तो मुझे आना ही पड़ा। वापस आकर दुष्ट पापा ने खूब खरी खोटी मुझे सुनाई। मुझे भी खूब गुस्सा आया और उस दुष्ट इंसान से मैं बहुत लड़ी। उन्होंने मेरा घर से निकलना बंद कर दिया। एक रात वो अपनी स्टडी में बैठे थे। मैंने चुपके से जाकर उनका गला दबा दिया। जब तक दबाए रही, जब तक वो दुष्ट मर नहीं गया। फिर उनकी लाइसेंसी रिवॉल्वर पर उनके ही हाथों से उनके माथे पर गोली चला दी। उनके लैपटॉप पर सुसाइड नोट लिखकर प्रिंट निकाला और उनके स्टडी टेबल पर रख दिया। बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं हुआ। सबको लगा जो दिख रहा है वही सच है। मुझे दुख अपने माँ और भाई को देखकर हुआ। बेचारे बिना वजह पापा के किए की सजा भोग रहे थे। फिर कुछ दिन बाद मुझे धीरेन्द्र से पता चला कि मान अमेरिका जा रहा है MBA करने, और उसके साथ निकिता भी जा रही है। ये बात सुनकर मेरा खून खौल उठा। अब बारी निकिता को अपने रास्ते से हटाने की थी। मेरे पापा मुझे साइकोलॉजिस्ट बनता देखना चाहते थे ताकि मैं उनकी लेगेसी आगे फॉरवर्ड कर पाऊं। आखिर वो दिन आ गया था जब उनका सपना पूरा होने जा रहा था। मैं बचपन से ही साइकोलॉजी की एक विधाहीन प्रोसेस को लेकर बहुत उत्साहित रहती थी। मुझे किसी को सम्मोहित करना बड़ा ही अच्छा लगता था, क्योंकि इससे मेरा किसी और के दिमाग पर पूरा कंट्रोल हो सकता था। मैंने ये विधा अपने पापा से सीखी थी। पापा ने हिन प्रोसेस की 3 स्टेज मुझे सिखाई थी, चौथी भी सिखा देते, लेकिन उसके पहले ही मैंने उनको खत्म कर दिया। ये कहकर क्षमा का हंसी का कहकहा गूंज उठा। खैर, मैं निकिता के घर पहुंची और वो बेचारी पहले ही स्टेज में मेरे कंट्रोल में आ गई। मैंने उससे पहले उसका पासपोर्ट, उसकी डिग्री, वीजा और बाकी जरूरी डॉक्यूमेंट्स लिए। फिर जबरदस्ती उससे अपने नाम का सुसाइड नोट पकड़ाया और रेलवे ट्रैक पर लेटने के लिए उकसा दिया। बुद्धू लड़की वैसे ही करती गई और आखिरकार भगवान को प्यारी हो गई। ये कहकर क्षमा फिर जोर से हंसी। यहाँ मान की फैमिली और बाकी सब सकते में आ गए। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि मासूम सी दिखने वाली ये लड़की 2 खून किए बैठी है। कंगना की पकड़ मान के हाथ पर मजबूत हो गई। क्षमा की हंसी रुकी। फिर क्या था, मैं रफू चक्कर हो गई। निकिता अपने घर वालों के लिए गायब और मैं अपने घर वालों के लिए ओम शांति। निकिता की बॉडी जिस हालत में मिली होगी उससे उसका चेहरा बिगड़ गया। किसी को क्या पता कि वो कोई और है। बाकी काम सुसाइड नोट ने कर दिया, जिसको मैंने अपनी राइटिंग में लिखा था। त्रिभुवन जी ने ये सब सुनने के बाद क्षमा से पूछा, तुम निकिता के घर पहुंची, उसके गायब होने से पहले उससे मिली, तो उसके घर वालों ने पुलिस कंप्लेंट में ये बताया क्यों नहीं? क्षमा, मैं कह तो रही हूँ अंकल कि वो मेरे कंट्रोल में थी। मैं जब उसके घर पहुंची तो अपने पूरे रूप में थी। कॉलेज की दब्बू क्षमा श्रीवास्तव से बिल्कुल अलग। खूबसूरत तो मैं हूँ ही, अच्छे कपड़े और मेकअप कर लूँ तो और अच्छी लगती हूँ। मैंने निकिता के घर में अपना परिचय मुस्कान सिंह के तौर पर दिया, जो उससे फॉरेन एग्जाम्स क्लियर करने के टिप्स लेने आई थी और पड़ोस की कॉलोनी से है। फिर निकिता मुझे अपने रूम में ले गई। वहां मैंने उससे सम्मोहित किया, फिर घर के बाहर आ गई। निकिता के घर वालों के लिए मैं अकेली ही घर से बाहर निकली थी, इसलिए उन्हें शक नहीं हुआ। मैंने निकिता को पहले ही सम्मोहन के दौरान समझा दिया था कि वो घर से कब बाहर निकलेगी और क्या कहकर। फिर थोड़ी देर बाद निकिता मॉल जाने का कहकर घर से बाहर निकली, जहां मैं उसका पहले से ही इंतजार कर रही थी। त्रिभुवन जी ने क्षमा की बातों को सुनकर दोबारा उससे प्रश्न किया, तुम्हारे पास अमेरिका जाने के पैसे कहाँ से आए? क्षमा, करोड़पति खानदान से हूँ सर। पूरी इंडिया में फेमस थे मेरे पापा। उनको मारकर और अपनी माँ की गमगीन हालत का फायदा उठाकर काफी पैसे चुरा लिए थे मैंने। त्रिभुवन जी ने अब मान से प्रश्न किया, निकिता तुम्हारे साथ नहीं आई? तुम्हें शक नहीं हुआ? मान, नहीं सर, निकिता से मेरी बातें ज्यादा नहीं होती थीं। वो तो मेरे दोस्त साहिल की ज्यादा अच्छी फ्रेंड थी। अमेरिका वो जिस फ्लैट से जाने वाली थी वो भी अलग थी। उसका और मेरा कॉलेज भी सेम नहीं था। त्रिभुवन जी अब दोबारा क्षमा से मुखातिब हुए, वहां पहुंचकर तुमने क्या किया? क्षमा, निकिता के कॉलेज में एडमिशन लिया। त्रिभुवन जी, क्षमा, पासपोर्ट बाकी डॉक्यूमेंट्स तो निकिता की ही फोटोज होंगी ना, तो उनको कैसे तुमने हटाया?
क्षमा हंसते हुए, उसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो कोई ग्राफिक्स एक्सपर्ट कर सकता है, ये तो हुनर की बात है जो कि मुझ में कूट कूट कर भरा है। त्रिभुवन, अच्छा तुम मान को तब मिली जब वो जॉब कर रहा था अमेरिका में। 2 साल के MBA के दौरान तुमने उससे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? क्षमा, अमेरिका पहुंचते ही मुझे अमेरिका का कल्चर, वहां का खुलापन भा गया। मुझे लगा कि अब तो मैं यहाँ हूँ और मान भी है, तो क्यों ना मैं 2 साल खूब मेहनत करके एक जॉब हासिल करूँ, फिर मान को मिलूं। मैंने दिन रात एक करके MBA की पढ़ाई की। ये कहकर क्षमा ने भयानक कहकहा लगाया। ये प्यार इंसान से जो ना कराए। पापा के कहने पर एक अक्षर नहीं पढ़ा और मान के लिए अपने कॉलेज की टॉपर बन गई। त्रिभुवन, मान तुम्हें मिला कैसे? क्षमा, इसके कॉलेज का नाम जानती थी, इसका पीछा करती थी, कहाँ रह रहा है, क्या कर रहा है। फिर जब मेरा कैंपस प्लेसमेंट हो गया तो मैं इससे बस स्टॉप पर मिली। त्रिभुवन जी ने बाकी सबकी ओर देखा। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। मान, तुमने मुझे मिलने पर अपना असली नाम क्यों बताया? क्षमा, मैं प्यार की शुरुआत झूठ से नहीं करना चाहती थी। कंगना, प्यार था तो छोड़ा क्यों? क्षमा, बचपन से ही बंदिशों में रही हूँ। जब आज़ादी मिली तो सोचा कि इसका भरपूर फायदा उठाऊं, इसलिए थोड़ा बहक गई। मान, तुमने अपने पेरेंट्स से एक बार वीडियो कॉल कराई थी, वो कौन थे? क्षमा हंसते हुए, धीरेन्द्र और उसकी गर्लफ्रेंड। मान ने अपना सर पकड़ लिया। शिवानी, यहाँ आने के बाद तुमने दृष्टि जी और क्षितिज को भी हिप्नोटाइज किया ताकि वो तुम्हें ना पहचाने, है ना? क्षमा, हाँ, पूरे 3 साल बाद अपने घर लौटी थी। अपने भाई और माँ को देखना एक खूबसूरत सपने जैसा था, लेकिन मान को पाने के लिए और पुलिस इन्विटेशन से बचने के लिए उन्हें मेरा ना पहचानना बहुत जरूरी था। शिवानी, तुमसे चूक कहाँ हुई जो पुलिस के हत्थे चढ़ गई? क्षमा गुस्से से, मुझे नहीं पता था कि मेरे पीछे एक प्राइवेट डिटेक्टिव लगा हुआ है, वरना मेरी लोकेशन तो कोई ट्रेस नहीं कर सकता था। मेरे फ़ोन नंबर की लास्ट लोकेशन ट्रेस करके पुलिस मेरे घर तक पहुंच गई। मैं उस टाइम रेस्टोरेंट में डिनर कर रही थी। स्कूल से निकलते ही मैं अपना वो नंबर जिसके जरिए पुलिस मेरे घर तक पहुंची थी, वो एरोप्लेन मोड में डाल देती थी। फिर मुझे धीरेन्द्र से पता चला कि मेरे घर में पुलिस आई है। धीरेन्द्र को मैंने ही अपने घर के पास के घर में किराएदार की तरह रहने के लिए कहा था। मैं रेस्टोरेंट से बाहर आ गई, लेकिन तब तक मुझे भावेश और उसके बाकी साथियों ने पकड़ लिया था। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय वापस घर आने के। शिवानी, और कोई सवाल है किसी के? सब शांत थे। शिवानी, इंट्रोगेशन इज ओवर, आप सब लोग अपने अपने घर जाइए। सभी भारी मन से अपने घर के लिए निकले। घर आकर सबने हल्का फुल्का डिनर किया और अपने अपने कमरों में चले गए। मान और कंगना अपने रूम में आए और बालकनी के झूले पर बैठ गए। मान कंगना का हाथ थामकर, कंगना आई लव यू, ये कहकर मान ने कंगना को अपने सीने में छुपा लिया। थोड़ी देर बाद कंगना उससे अलग हुई। दोनों की ही आंखें नम थीं। मान ने कंगना के बाल उसके कान के पीछे किए, फिर उसके माथे को चूमकर बोला, तुम भी मुझसे कहो ना, तरस रहा हूँ तुम्हारे मुंह से सुनने के लिए। कंगना हौले से मुस्कुराई, फिर मान का हाथ थाम कर, पहली नजर में ही भाग गए थे आप। मेरे जीवन के पहले सम्मोहन हैं आप, फिर मेरा प्यार भी बने आप। मेरा प्यार कब आपके लिए प्रीत में बदला, ये जान ना पाए आप। आज जानी मैंने प्रीत की रीत, ये जीवन पूरा आपसे है मेरे मनमीत। मान ने खुशी से परिपूर्ण अश्रु नेत्र लिए कंगना को दिल से लगा लिया। पूर्णिमा की रात के चांद से छिटकती दूधिया रोशनी उन दोनों पर पड़ रही थी, जैसे ईश्वर खुद उन्हें आशीर्वाद दे रहे हों। एक दूसरे में गुम मान और कंगना ने सारी रात बात करते हुए और अपने प्यार का इजहार करते हुए गुजारी। 7 जन्मों का सफर का एक दूसरे से वादा करके दोनों ही एक दूसरे से सर टिकाकर सो गए, अपनी खुशी से भरपूर एक नई सुबह के इंतजार में। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।